तो जो है चीजें फिर हम जो है उसको स्टार्ट कर सकें। ओके जी, गेटिंग बैक, और अब हम लोग जो है वो एचआर के बारे में जो है वो हम प्रॉपरली या ऑफिशियली जो है वो हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। दो चीजें, पहली चीज तो ये, मैमूना प्लीज, मुबारका बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, थैंक यू बेटा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो हम लोग इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग, मुबारका बेटा अपना माइक ऑफ कर दो, अब हो गया माइक ऑफ, हो गया। ओके, हम लोग स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है वो एचआर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं या जो हमारे पास एचआर के डायनामिक्स हैं, पहले हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं दो तरीकों से तुम लोगों को जो है वो पढ़ाऊंगा। एक तो ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स क्रिएट कर दूं, कि जितनी ज़्यादा स्लाइड्स मौजूद होंगी या जितनी ज़्यादा स्लाइड्स अवेलेबल होंगी उतना जो है आसान होगा चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को साथ लेके चलना। फिर एट द एंड ऑफ एवरी क्लास मैं तुम लोगों के साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा और तुम लोगों के साथ ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दूंगा, तो जो तुम लोगों के लिए आसानी कर क्रिएट कर देगा, ताकि तुम लोग जो है वो इजीली क्लासेस को जो है वो अपनी मैनेज कर सको और इजीली तुम लोग उसको पढ़ सको, और तुम लोगों के लिए आसानी हो कि तुम लोग आगे जो है उसको वर्कआउट कर सको, ठीक है। लेकिन आज की क्लास के लिए चूंकि मेरे पास आज कोई स्लाइड नहीं है, तो मैं तुम लोगों को कोई स्लाइड शेयर नहीं करूंगा, लेकिन यस मेरे पास बहुत सारी बुक्स ज़रूर मौजूद हैं, तो मैं किसी भी एक बुक का जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है मैं वो ले लेता हूँ, और एक्सट्रैक्ट लेके या किसी एक बुक का वो हम लेके जो है उसको एक्सट्रैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं आज के दिन के लिए, और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स आगे हम नेक्स्ट क्लास एंड ऑनवर्ड्स जो है प्रॉपरली जो है मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करके स्लाइड्स आपको जो है वो ले लूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं तुम लोगों के साथ एक बुक शेयर करता हूँ। ओके जी, मुझे बताओ ये स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? यस सर। ओके चलो यस सर। ओके ओके चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम जो है ये पिक्चर देख रहे हो तुम लोग, मतलब ये पिक्चर तुम लोगों को नजर आ रही है? उसमें थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, ये पिक्चर विजिबल है तुम सब लोगों को? यस सर। ओके, क्या क्या देख रहे हो इस पिक्चर में, क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में, या तुम लोग किस तरीके से इस पिक्चर को इंटरप्रेट करते हो? ये क्या हुआ है? सर ऑफ कोर्स एक्सीडेंट हुआ है और मिसमैनेजमेंट लग रही है। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, मतलब चलो ठीक है, तुमने मुझे कहा एक्सीडेंट हुआ है, फेयर एनफ, ठीक है। अच्छा चलो इसको भी यही रखते हैं, इस पे डेलिब्रेशंस बाद में हम करेंगे। और इसके अलावा इस पिक्चर में और किसी और को कुछ नजर आ रहा है, या कोई और इसमें कुछ और देखना चाह रहा है, किसी और की विजिबिलिटी है, किसी और कोई और को कोई चीज नजर आ रही हो? जी जी, हेलो, आसिफ, मैमूना, मुबारका, फुरकान, इकबाल, जी क्या देख रहे हो इस पिक्चर में, क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में? मुझे भी एक बात कही गई कि जी पिक्चर के अंदर जो है वो एक्सीडेंट नजर आ रहा है, ठीक है, फेयर एनफ। और जी आसिफ, क्या नजर आ रहा है बेटा इस पिक्चर में, ये क्या तुम देखते हो इस पिक्चर के अंदर? सर मुझे भी ये लगता है एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सा कचरा जमा हुआ है यहाँ ठीक पर। है ठीक है ठीक है, मतलब वेस्ट जमा हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि स्क्रैप है बहुत सारा, ठीक है। जी मुबारका, क्या नजर आ रहा है बेटा? फुरकान, क्या नजर आ रहा है? सर अब एक्सीडेंट के साथ साथ कचरा भी नजर आ रहा है और ठीक है, सर एक किस्म से कचरा कुंडी लग रही है सर। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। इकबाल, क्या नजर आ रहा है बेटा? इकबाल, अच्छा ओके, आई बिलीव शायद इकबाल यू कैन राइट इट, तो मुझे लिख के बता सकते हो तो आई कैन वर्क ऑन दैट। शिराज, क्या नजर आ रहा है बेटा इस पिक्चर में? सर वही नजर आ रहा है, एक एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारी ठीक है, गाड़ियां हैं। ओके 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 ठीक है। सना बेटा, क्या नजर आ रहा है इसमें? और यही तो कचरा बहुत सारा है, गाड़ियां 3-4 खड़ी हुई टूटी हुई है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा देखो, तुम सब लोगों ने बात बिल्कुल सही कही कि जी कचरा नजर आ रहा है। मुबारका कुछ कह रहे हो बेटा, क्या नजर आ रहा है बेटा आपको इस पिक्चर में, मतलब आप इस पिक्चर को कैसे इंटरप्रेट करते हो? If I'm not wrong, ये मुझे earthquake की तरह भी लग रहा है, मे बी। कैटास्ट्रोफी बेसिकली हम इसको कहते हैं कि कैटास्ट्रोफी नजर आ रही है, ठीक है, फेयर इनफ। सब लोग अपनी अपनी जगह पे ठीक हो। ये पिक्चर बेसिकली
कैटास्ट्रफी शो कर रही है, तबाही शो कर रही है। एक्सीडेंट भी हुए हैं, गाड़ियां जो है वो जंक यार्ड में भी कन्वर्ट हुई हुई है। बिल्डिंग, अगर तुम पीछे बिल्डिंग वॉर से देखो तो बिल्डिंग भी टूटी फूटी है, साइड से उसके शीशे गिरे हुए हैं, फिर उसके बाद बिल्डिंग टूटी हुई है, यहाँ से उसके डैमेज हुआ हुआ है, एम्बुलेंस लिखा हुआ है वो भी अजीब खराब हुआ हुआ है, पीछे गाड़ियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। बेसिकली ये पिक्चर हमें ये शो कर रही है कि अगर हम अपनी रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी हमारे एसेट्स मौजूद है अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, अगर कोई भी कंपनी अपने लोगों को प्रॉपर तरीके से लेके नहीं चलाएगी तो रिजल्ट ये होगा। ठीक है, ये सारे के सारे एसेट्स ही है ना। लाइक तुम में से किसी के पास गाड़ी है तो वो उसका एसेट है, ठीक है। तुम में से किसी की ये बिल्डिंग है वो उसका एसेट है। तुम में से किसी का सपोजिटली अगर इसमें कुछ और चीजें टूटी हुई है वो, लाइक किसी का कोई फ्लोर है वो उसका एसेट है। तो दैट मीन्स ये सारे के सारे तुम्हारे एसेट्स हैं, ठीक है। जब ये एसेट्स अगर तुम लोग सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे, मैंने अभी स्टार्ट के अंदर बात की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की, कि अगर तुम लोग अपने रिसोर्सेज, अगर तुम लोग अपना ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज नहीं करोगे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करोगे, तो वो क्या होगा, वो अल्टीमेटली वेस्ट बन जाएगा। और वेस्ट क्या बनेगा, वेस्ट वो बनेगा जो तुम लोगों ने मुझे बताया, स्क्रैप कह लो, कैटास्ट्रफी कह लो, एक्सीडेंट कह लो, कचरा कह लो, जो तुम्हें उसका नाम देना वो। इन शॉर्ट तुमने जितनी चीजें मुझे बताई, मैं उन सबको कंक्लूड करके एक बात ये कहता हूँ कि जी वो सीधा सीधा यूजलेस आइटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या यूजलेस चीजों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, बात मेरी समझ में आती है, या बात मेरी आप अग्री करते हो कि भाई ये इस पिक्चर का ये रिजल्ट है, ठीक है, सही है, समझ आती है बात यहां तक? ओके ओके, अब हम आगे आते हैं और आगे आके ये देखते हैं कि हमारे पास इस सब कैटास्ट्रफी या इस सब तबाही से बचने की वजह क्या है, या इस सब तबाही से बचते किस तरीके से। देखो, हमारे पास हर चीज को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई मैनेजमेंट मौजूद है। लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट मौजूद है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मौजूद है। इसी तरीके से लोगों को मैनेज करने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है कि जी आपका कल्चर किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को इफेक्ट करता है। पहला सवाल, अभी ना मुझे पता मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ना मुझे पता है कि जी मेरा कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, लेकिन अगर मैं स्क्रैप या लेमैन या बिल्कुल बेसिक नॉलेज के ऊपर बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि वो ये ना बने, ताकि उनका हशर ये ना हो, एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे अपने कल्चरल एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिस्कस करना है कि वो मेरी एचआर प्रैक्टिसेस को या वो मेरी एचआर प्रैक्टिसेस को या मेरी एचआर की तमाम चीजों को इस तरह होने से बचाएं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, टेक्नोलॉजी ने एचआर को कितना जो है वो इम्पैक्ट किया, टेक्नोलॉजी की वजह से हम कितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को चेंज कर गए। अब सवाल ये है टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि तुम लोग अपनी क्लास में फिजिकल क्लास का मतलब ये वो जिसमें तुम लोग क्लासरूम में बैठे हुए होते थे, वो सारी के सारी क्लासरूम तुम्हारी यूनिवर्सिटी से उठ के तुम्हारे घर के लैपटॉप्स या तुम्हारे घर के मोबाइल फोन्स के ऊपर आ गई है। ये चेंज इन टेक्नोलॉजी है। 2019 तक, मतलब अगर मैं 2018 या 2018 2019 में तो तुम यूनिवर्सिटी में ही थे ना, कहीं और तो नहीं थे। हाँ, 2018 तुम लोगों ने स्टार्ट किया ना अपना बैच, यस सर। है ना? तो 19 में स्टार्ट किया। ओके, चलो मुझे ये बताओ, 19 जनवरी 2019 में क्या तुम में से कोई ये सोच सकता था कि तुम लोगों की क्लास ऐसी होगी कि तुम लोग घर में बैठे हुए होगे, घर में अपना काम कर रहे हो, अगर मोबाइल फोन के ऊपर टीचर तुम्हें लेक्चर दे रहा होगा, तुम घर के काम भी कर रहे होगे, तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे और घर पे बैठ के सारी की सारी चीजें मैनेज कर लोगे, घर पे ही बैठ के पढ़ लोगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था तुम लोगों के पास, ऐसा किसी के जहन में था? ऐसा किसी के भी जहन में नहीं था। ठीक है जी, आसिफ कुछ कह रहे हो बेटा? नो सर। ओके,
ऐसा किसी के जहन में नहीं था। लाइक हम में से किसी ने अज्यूम नहीं किया था या हम में से किसी ने ये स्पेकुलेट नहीं किया था कि जी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी होगी। लेकिन वो सिचुएशन आई है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस आए हैं, लेकिन वो सिचुएशन हमारे पास आ गई कि जी अब हमारे पास क्लासेस जो है वो इस तरीके से हो रही है। ये डिफरेंस है, ये हमारे पास इम्पैक्ट आया टेक्नोलॉजी का। इसी तरीके से दूसरा टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या आया कि आज से 3 साल पहले तक या 2 साल पहले तक तुम सब लोगों के मोबाइल फोन्स तुम सब लोगों के हाथ में होते थे, और हर 2 मिनट के बाद हम में से हर कोई अपना मोबाइल ओपन करता था, मोबाइल ओपन करके देख रहा होता था कि जी मोबाइल में कोई स्टेटस तो नहीं आया, मोबाइल में कोई मैसेज तो नहीं आया, मोबाइल में कोई कॉल तो नहीं आई। अब आपका मोबाइल आपकी एंड्रॉइड वॉचेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब आपके पास आपको मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपकी घड़ी के अंदर जो आपके एंड्रॉइड वॉचेस जो है उसके अंदर आपका तमाम के तमाम जो डेटा है या तमाम के तमाम जो मोबाइल की एक्टिविटीज है वो शो हो रही होती है। अगर किसी की कॉल आएगी वो आपके मोबाइल के अंदर आपकी घड़ी के अंदर शो होने लगेगी, अगर कोई मैसेज आएगा वो आपकी घड़ी के अंदर शो होने लगेगा। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। तो और जब आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसी तरीके से आपके ह्यूमन रिसोर्स को भी चेंज हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी चेंज हो रहा है। इसके अलावा आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेबर शॉर्टेज को कैसे डील करती है। अब यहाँ पे हम दोनों चीजों की बात करेंगे, लेबर शॉर्टेज की भी, लेबर सरप्लस की भी। ये वो चीज है लेबर सरप्लस की जो मैंने अभी स्टार्ट में आप लोगों से बात की कि जी अगर सपोजिडली तुम लोगों के पास अकाउंटिंग के बहुत सारे लोग आ जाएं और बीइंग अ कंपनी ओनर तुमने एक बंदा रखना हो और बाकी लोग भी अच्छे हो और तुम्हें रखना हो, तो तुम क्या करोगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर फील्ड का बंदा चाहिए है और वो पर्टिकुलर फील्ड का बंदा तुम्हारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो तुम क्या करोगे। इसको नहीं है, इसका मतलब ये शॉर्टेज है। तब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसको कैसे डील करता है, ज्यादा है और उसमें से तुम्हें एक सेलेक्ट करना है, ये एक्सेस कहलाता है, तो तुम्हें उसको किस तरीके से डील करना है। फिर उसके बाद आपको ये चीज बतानी होती है कि जी जो आपके चेंजिंग स्किल्स हैं, मतलब स्किल रिक्वायरमेंट आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को किस तरीके से कैटर करना होता है। स्किल रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है, पहले चीजें आसान थी। आसान कैसे थी, आसान ऐसे थी कि पहले आप एक फील्ड के अंदर अगर कर लेते थे या एक फील्ड अगर आप पढ़ लेते तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स को भी, इन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी उसी तरीके से अपने स्किल्स को चेंज करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे अगर बीइंग स्टूडेंट्स में तुम लोगों की बात करूं, तो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद जब तुम लोग मास्टर्स करोगे तो मास्टर्स करने के लिए तुम लोगों को थीसिस की जरूरत पड़ेगी। जब थीसिस की जरूरत पड़ेगी तो थीसिस के लिए तुम लोगों को हर हाल के अंदर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज करना होगा। ऑल्दो तुम लोगों को स्टैटिस्टिक्स आती होगी, तुम लोगों ने अपने बीकॉम के अंदर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, लेकिन जब तुम लोग उस लेवल के ऊपर जाओगे तो तुम्हारे थीसिस के अंदर स्टैटिस्टिक्स का एक नया एलिमेंट आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि जी तुम्हारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर तुम्हें यूज करने होंगे, और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज करके उसकी बेसिस के ऊपर तुम लोगों को जो है वो काम करना होगा। बट येट अगेन ये इसकी बात है जिसका ये जो है वो हमारे पास जो चीज है ये आपकी स्किल रिक्वायरमेंट की बात है कि स्किल रिक्वायरमेंट को किस तरीके से लेके चलना होता है और किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसको जो है वो डील कर रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पास आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास अगला ये है कि जी वर्क प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग क्या होती है। वर्क प्रोसेस री इंजीनियरिंग और उसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। अब पहला सवाल ये है कि वर्क प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होती है। वर्क प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहे हैं या जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं उन कामों के तरीक़ाकार को चेंज करना, उन कामों के तरीक़ाकार को इंक्लूड करना या उन कामों के तरीक़ाकार को मॉडर्न प्रैक्टिसेस के ऊपर लेकर आना। लाइक पहले अकाउंटिंग जो है वो बड़े बड़े रजिस्टर्स के अंदर होती थी। पहले तुम लोग जो है वो डेबिट क्रेडिट कर रहे होते थे, यानी कि तुम लोग खुद सोचते थे कि जी डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। अब इतना आसान हो चुका है कि आप सिर्फ एंट्री डालते हो, एक आपने डेबिट की एंट्री डाली, एक आपने क्रेडिट की एंट्री डाली, आपने जैसी एंट्री डाली तो बैक हैंड के ऊपर या दूसरी शीट्स के ऊपर एक्सेल जो है सिंपल, जो हमारे पास सबसे आसान टूल जो कि सबको पता है वो तो हमारे पास एक्सेल का ही टूल है। एक्सेल के अंदर वो खुद ब खुद जो है पीछे पीएलएस स्टेटमेंट बना रहा होता है,
वो खुद ब खुद जो है वो बैलेंस शीट बना रहा होता है, वो खुद ब खुद जो है आपका सारे के सारे रेशोज आपके डिटरमिन कर रहा होता है, वो खुद ब खुद आपका पीछे जो है वो फॉर्मूला लगा के जो है आपकी तमाम की तमाम एक्सपेक्टेशंस निकाल रहा होता है, आने वाले टाइम पीरियड की जो आपकी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट कर रहा होता है। इन शॉर्ट आपको सिर्फ एक एंट्री डालनी होती है और फॉर्मूलाज लगाने होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, या इसको हम किस नाम से इस चीज को जो है वो डील कर रहे होते हैं, ये हमारे पास हमारे प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात है कि पहले हमारे पास बंदे रजिस्टर्स के ऊपर काम करते थे, अब हमारे पास लोगों ने कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद हमें ये बताना है कि जी हमारे पास कंटिंजेंट वर्कफोर्स कितनी है। कंटिंजेंट वर्कफोर्स का मतलब ये है कि हमारे पास एग्जैक्ट एक्चुअल वर्कफोर्स कितनी है जो हमारे पास मौजूद है और कितनी हमें रिक्वायर्ड होगी, बैकअप पे हमारे पास कितनी है। फिर एम्प्लॉयमेंट की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, लाइक इन जो आपके एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका मोराल कैसा है, उनकी पार्टिसिपेशन कैसी है, उनकी मोटिवेशन कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें बीइंग एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें बीइंग एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कंसिडरेट है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को कंसिडर नहीं करोगे, जब तक आपके एम्प्लॉय जो हैं वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हम मजीद फर्दर आगे देखें और हम ये बताते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स की कितनी जगह है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स कितने ज्यादा इन्वॉल्व है। अच्छा तुम में से मुझे कोई बताएगा एथिक्स क्या होता है, या हम एथिक्स किसको कहते हैं? एनीवन? सर जी फुरकान। इखलाक इखलाक इखलाक, ओके ठीक है, ओके ओके, एक चीज इखलाक हो गई जी। और आसिफ, मेमूना, बेटा एथिक्स क्या होता है? जी आसिफ। इखलाकियात। इखलाकियात, चलो ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिगरेट, तुम में से सिगरेट कितने लोग पीते हो? हाथ उठा दो बेशक, मुंह से ना बोलो। स्मोक कौन कौन करता है? आसिफ स्मोक करते हो? नो सर। इसका मतलब है करते हो। फुरकान? सर नेवर सर। अच्छा चलो ठीक है, मतलब इसका मतलब है तुम कभी कभार करते हो। इकबाल? नो सर। नहीं करते, मतलब सारे के सारे लोग जितने नो बोल रहे हैं वो सारे के सारे ओकेजनल करते हैं। चलो ठीक है, अच्छा चलो सवाल मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ना बताओ, पता चला किसी को पता चल गया तो मसाइल खड़े हो गए। ओके, मुझे सिर्फ ये बताओ, स्मोकिंग करना या सिगरेट पीना अच्छी बात, एथिकल है या अनएथिकल है? मैं अभी फिलहाल एथिकल और अनएथिकल को आसान लफ्जों में से डिफाइन कर देता हूं। एथिकल का मतलब एक्सेप्टेबल और अनएथिकल मतलब नॉन एक्सेप्टेबल, मतलब जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। जी अब बताओ, सिगरेट पीना अच्छी बात है, एथिकल है या अनएथिकल है? सर अनएथिकल है अनएथिकल है। अनएथिकल है, जी सर। सर। ओके बहुत अच्छी बात है। तो फिर पीते क्यों हैं लोग? फिर क्यों पीते हैं? अब सर वो जो पीता है उन्हीं को पता होगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, बट हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक सना, अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई तो स्मोक करता होगा ना। अब्बू। अब अबू करते हैं। अब सवाल मेरा ये है, जब एक चीज अनएथिकल है और वो स्मोक करते हैं तो क्यों करते हैं? मतलब ये गलत बात है, पता है सबको ये गलत बात है, तो फिर वो क्यों करते हैं? सर ये कहते हैं ना कि नशा है तभी, मतलब कि पीते ठीक हैं, है, आदी हो गए। अग्रीड अग्रीड, सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन देखो बात मेरी बड़ी सिंपल सी ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जी आदत हो गई है, सब चीजें अनएथिकल है। तो इसका मतलब बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इस एक एग्जाम्पल से मुझे ये चीज समझानी थी कि देखो एथिकल और अनएथिकल का मतलब इखलाक सिर्फ नहीं होता। एथिकल और अनएथिकल का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट की जाती हैं और जो कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं की जाती, जो हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में हमारे लोग जिस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, जो एक्सेप्टेबल हो जाती है, उसको हम नाम देते हैं एथिकल। जो चीज सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होती उसको नाम देते हैं अनएथिकल। अब कुछ एग्जांपल एथिकल की ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल अनएथिकल की ले लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं एथिकल और अनएथिकल के ऊपर इस पे इतना फोकस क्यों कर रहा था। फॉर एग्जांपल आसिफ एक सीट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अब
अगर सना आसिफ के पास आके खड़ी हो जाए तो आसिफ अपनी सीट से खड़ा होकर सना को जगह दे देगा बैठने के लिए, और एक ही सीट है जिसके ऊपर आसिफ बैठा हुआ है, राइट? आसिफ ऐसे ही करोगे? जी सर। ठीक है, एथिकल है ये चीज, एथिक्स के अंदर आती है, ये चीज हमारे कल्चर के अंदर आती है कि अगर कोई खातून खड़ी नहीं है और अगर कोई हजरत बैठे हुए हैं तो वो खड़े हो जाते हैं और वो कर्टेसी में उन खातून को कहते हैं कि जी आप आके बैठ जाए। ये एथिक्स है, ठीक है, ये हमारे कल्चर के अंदर है। वेस्ट में अगर मैं अमेरिका की बात करूं या यूरोप की बात करूं या डेवलप्ड ऑस्ट्रेलिया की बात करूं या जर्मनी की बात करूं या फ्रांस की बात करूं या स्पेन की बात करूं, तो वहां पे इस चीज को बुरा नहीं समझा जाता। लाइक अगर कोई खातून खड़ी नहीं है और अगर कोई साहब बैठे हुए हैं और अगर वो साहब नहीं खड़े होते तो कोई बुरी बात नहीं है। उनके कल्चर के लिहाज से वो बुरी बात नहीं है, उनके कल्चर के लिहाज से वो एक्सेप्टेबल है कि जी जो बैठा हुआ है वो बैठा रहे, जो खड़ा है वो खड़ा रहे, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारे कंट्री के अंदर या हमारे कल्चर के अंदर स्मोकिंग खुलेआम करना इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम नहीं एक्सेप्ट करते। तो होता क्या है, कुछ लोग वॉशरूम में जाके स्मोक करते हैं, कुछ लोग घर से बाहर जाके स्मोक करते हैं, क्राउडेड प्लेस के ऊपर जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हजूम के अंदर मौजूद है वहाँ स्मोकिंग को अवॉइड करते हैं, वहाँ स्मोकिंग नहीं करते मोस्टली। 100% तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो है वो इस चीज को इस तरीके से लेके चला जा रहा होता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कि ये एथिकल है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये एथिक्स की प्रेमिसेस के अंदर है। अब इसी तरीके से दूसरी चीज पर आ जाते हैं और अनएथिकल के ऊपर चले जाते हैं। जब हम अनएथिकल के ऊपर जाते हैं तो अनएथिकल क्या होता है, लाइक सिगरेट पीना, स्मोक ए क्राउडेड प्लेस के ऊपर इज अनएथिकल, ठीक है, झूठ बोलना इज अनएथिकल, या कोई गलत बात करना, गाली देना इज अनएथिकल। तो ये चीजें सारी के सारी अनएथिकल्स के अंदर आती हैं। अब एथिक्स और अनएथिक्स को डिफाइन करना इतना ज्यादा या इतनी ज्यादा टाइम के लिए क्यों जरूरी था, वो इसलिए जरूरी था क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों से बनी हुई होती है। तो आपकी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं, उन लोगों को मेंटेन करने के लिए, उन लोगों को सेटिस्फाई रखने के लिए, उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने के लिए आपको हर हाल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स की इंपॉर्टेंस को डिफाइन करना जरूरी होता है, एथिक्स को डिफाइन करना जरूरी होता है। आप एथिक्स नहीं डिफाइन करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है आपको? यहां तक मेरी बात आपको क्लियर होती है जो मैंने बात अभी आपको कही? जी, अगर किसी को कोई सवाल है तो उससे पूछ लो, वरना फिर हम आगे चलें। जी यस सर, एक सवाल था सर। पूछो पूछो पूछो। सर जैसे आप बता रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में और उसके बाद आपने बताया था प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में। बिल्कुल, प्रोसेस री प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग, यस सर, री इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें आपने एग्जांपल दी थी जैसे मैनुअल अकाउंटिंग से हम शिफ्ट कर दें एक्सेल के ऊपर। बिल्कुल तो सर इन दोनों में फर्क क्या है, टेक्नोलॉजी में और प्रोसेस री इंजीनियरिंग में? बिल्कुल बताता हूँ। देखो, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस की इंजीनियरिंग में फ़र्क ये है कि जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ ना, तो मैं ये कहता हूँ कि जी मेरी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है, यानी मैं अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा हूँ। पहले मैं मैनुअल काम कर रहा था, फिर मैं ERP पे काम करने लगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्राम के ऊपर। जब मैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर चला गया तो ये मेरा टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस री इंजीनियरिंग ये है कि जी मैंने अपने जर्नल को हटा के, अपनी बुक्स को हटा के मैंने उस चीज को कंप्यूटर एक्सेल के ऊपर ले आया। तो एक्सेल तो एक कॉमन चीज है ना, वो तो सबके पास मौजूद है, तो ये प्रोसेस री इंजीनियर हो गया। लेकिन जब मैं टेक्नोलॉजी को पूरा पूरा इन्वॉल्व करता हूँ तो वो मेरा टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गया, वो मेरा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, ठीक है फुरकान? समझ आती है बात, क्लियर होती है? ओके चलो ठीक है। अच्छा अब ये मुझे एक बात बताओ, ये तुम लोग पढ़ सकते हो जो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है तुम लोगों के? यस ठीक है, ये सब तुम लोग पढ़ सकते हो, मतलब सबको पढ़ना, सबको समझ में आ रहा है? सना, आसिफ, मुबारका, फुरकान, इकबाल, ये पढ़ सकते हो तुम लोग? यस सर। ओके चलो ठीक है। ये देखो, ये एक छोटी सी कहानी है और इसके नीचे एक ब्लैक फॉन्ट के अंदर बोल्ड करके लिखा हुआ है लुकिंग अहेड। तुम लोगों के पास 3 मिनट है, ये पूरी की पूरी कहानी पढ़ो और ये जो सवाल है, हाउ have environmental factor such as technology
economy or national disasters affected your वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी? ये एक बड़ा बेसिक सा सवाल है। हम पहले, तुम्हारे पास 3 मिनट है, ये पूरा के पूरा पढ़ो और फिर उसके बाद इस सवाल का जवाब दो कि तुम्हें क्या लगता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसने वर्किंग एक्सपीरियंस को किस तरीके से इम्पैक्ट किया। ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 मिनट है तुम लोगों के पास, 10:16 के ऊपर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। जी, 3 मिनट में पढ़ लोगे ना आराम से? अगर मसला तो नहीं है ना? अगर 3 मिनट में नहीं पढ़ सकते तो 4 मिनट कर लो उसको। ओके जी, पढ़ लिया सबने? जी आसिफ, मुझे बताओ इसमें बताया हुआ क्या है, पहले मुझे ये बताओ। आसिफ, जी सर। इसमें बताया हुआ क्या है? मतलब इस पैराग्राफ, इस पूरी की पूरी चीज में लिखा हुआ क्या है? ये इस पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है? सर इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि हम्म, एक कम्युनिटी है जो स्ट्रक हो गई है, ठीक है।
आसिफ तुमने पढ़ा नहीं है? अभी रीड कर रहा था सर। रीड करो, ठीक है। मैमूना बेटा बताओ क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, क्या बताया हुआ है इसमें? मैमूना, मुबारका, यस सर। बेटा क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में? सर इसमें जो है ये बताया गया है कि हमारी जो है वो वर्किंग लाइफ जो है वो किस तरह अफेक्ट हो रही है, कौन कौन से फैक्टर जो हमारी वर्किंग लाइफ को जो है वो जिससे हमारी मुतासिर हो रही है वर्किंग लाइफ, जैसे जो है वो एनवायरनमेंट किस तरह जो है वो इसे अफेक्ट कर रहा है और दूसरी चीजें इससे किस तरह अफेक्ट। ओके ठीक है। फुरकान बेटा क्या पढ़ा है इसमें, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या क्या चीजें जो है वो क्या क्या किया हुआ है? सर इसमें एक कंडीशन है जिसमें ये डिजास्टर के बारे में बताया जा रहा है कि हम्म, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, हम्म, सारी चीजें मतलब रोड्स आर ब्लॉक्ड है और आप अगर अपनी कंपनी वगैरह में जाते हो हम्म, तो आप वहां भी देखते हो कि सारा डिजास्टर है। हम्म, तो इस कंडीशन में अगर आप एक एचआर हो, हम्म, मतलब अगर आप एक मैनेजर हो एचआर के, तो हम्म, आप अपना क्या रोल परफॉर्म करोगे? अगर आप अपनी कंपनी में जाते हो और देखते हो कि कोई भी नहीं है वहां, मतलब आप क्या करोगे, कैसे इंसेंटिव्स दोगे लोगों को? और क्योंकि आपका बहुत ज्यादा एक वाइड रोल होता है, तो हम्म, आप कैसे मतलब जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? और जैसे सर इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जापान में अर्थक्वेक आया था, सुनामी, तो हम्म, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थी वहाँ के जितने भी मतलब ये ज्यादातर जो चैलेंजेस होती है वो एचआर का जो डिपार्टमेंट होता है, एचआर के जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए होती हैं। कैसे वो लोगों को कंपनसेट करते हैं, कैसे वो लोगों को इंसेंटिव्स देते हैं। और सर इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये कैसे इफेक्ट करते हैं, और जब ये इफेक्ट करते हैं तो उसके बाद एचआर की जो पूरी टीम होती है उनका बहुत अहम किरदार होता है इसको टैकल करने में। सर यही बताया जा रहा है इसमें से। एक्सेलेंट एक्सेलेंट फुरकान। ठीक है, थोड़ा सा डेविएटेड था, कुछ चीज़ें इसमें जो है वो तुमने खुद भी ऐड की, बट रियली एक्सेलेंट, बिल्कुल सही तुमने जो है वो एक चीज़ की। बट पॉइंट तुमने सही रेस किया इसके अंदर, कि इसमें जो बेसिकली बात हो रही है वो कैटास्ट्रफी की बात हो रही है, तबाही की बात हो रही है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है, कि हमें नहीं पता, अल्लाह अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, हम बैठे हुए हैं और अचानक जलजला आ जाए, अचानक टॉर्नेडो आ जाए, अचानक होराइकेन आ जाए, अचानक फ्लडिंग हो जाए, अचानक अर्थक्वेक्स आ जाए। बल्कि इनफैक्ट फ्लडिंग वाली सिचुएशन तो हम देख चुके हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 8 6 7 महीने पीछे चले जाओ और जो सवेर बारिशें हुई हैं कराची के अंदर, तुम उसी के अंदर देख लो, तो उसके अंदर और इसके बाद तुम लोग 2008 में जो है बहुत छोटे हो गए, लेकिन 2008 में जो फाइनेंशियल क्रंच आया था, फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया था, वो तुम देखो। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ओवरथ्रोन, ये तो पाकिस्तान का अलमिया है माशाल्लाह से, कि गवर्नमेंट जो है वो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देती है। ये जो है अगर ये आ जाए, ये अनफोर्सीन चीज है। इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर जो बेसिक क्रक्स है वो ये बताया हुआ है कि आपके इन्वायरमेंट, आपकी सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी इर्द गिर्द की चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप रोड के ऊपर जा रहे हो, आप रोड पे जब चलते हुए जा रहे हो, आपके साथ से गाड़ियां गुजर रही हैं, वो गाड़ियां जो आपके साथ से गुजर रही हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका चलना आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आप एहतियात से चलोगे तो आपके सेफ रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप एहतियात से नहीं चलोगे तो आपके नुकसान होने के चांसेस और मजीद डबल हो जाएंगे। तो वही सेम चीज आपके पास इस पैराग्राफ के अंदर या इस सिचुएशन के अंदर बताई गई है, कि एक सिचुएशन है, एक कम्युनिटी है, ठीक है, उस कम्युनिटी के अंदर फोन लाइंस खराब हो गई हैं, उसके बाद आप जो है कंपनी के हेडक्वार्टर्स नहीं जा पा रहे हो। हेडक्वार्टर्स का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हेड ऑफिस हम जिसे कहते हैं, कि जी आप हेड ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, रोड्स ब्लॉक्ड हैं, से आपके जो है वो सिटी के अंदर जो है वो फ्लड हुआ हुआ होता है, और उसके बाद जो है आप किसी ना किसी तरीके से चलो बिल्डिंग पहुंच गए। जब आप अपने हेड ऑफिस की बिल्डिंग पहुंचे तो आपको पता चला कि जी बिल्डिंग के अंदर आप नहीं एंटर हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो है वो पावर आउट हुआ हुआ है। आपका जो की कार्ड है, की कार्ड का मतलब बेसिकली आपका जो कार्ड होता है, एंट्री कार्ड होता है, आपका वो एंट्री कार्ड जो है वो काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से आप जो है वो अपने ऑफिस के अंदर जो है वो नहीं एंटर हो सके।
अब जब ये सारी के सारी चीजें हो गई और बीइंग ह्यूमन बात हो रही है, बीइंग इंसान की बात हो रही है कि भाई आप के साथ अगर ये प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर बीइंग एचआर मैनेजर के लिहाज से बात किया जाए तो एचआर मैनेजर को क्या करना है? एचआर मैनेजर को बेसिकली इस तरह के अनफोर्सीन अनकंट्रोलेबल डिजास्टर्स को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब ये है मैनेज करना है, और मैनेज इस तरीके से करना है कि आपकी तमाम के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनकी वेलबींग, उनकी तमाम के तमाम अच्छाइयों को, उनकी तमाम के तमाम सेफ्टी को इंश्योर करके लेके चलना है। बहुत सारी इसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, लाइक एक एग्जाम्पल जापानीज अर्थक्वेक और सुनामी की दी हुई है, फिर एक एग्जाम्पल आपके पास फीडेक्स की दी हुई है कि फीडेक्स जापान में उसकी जो फैसिलिटी थी, जब उसके अंदर सुनामी हिट हुआ तो एम्प्लॉयज़, तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ ने इनिशियल जो है वो क्या नाम है, जो डिज़ास्टर था उसको जो है वो सरवाइव कर लिया, वो बच गए। फिर उसके बाद जो है उसके रेडिएट हेल्प थे वहाँ पे, जो है रेडिएशन जो है हेल्थ फिजिशियंस थे, उनको हायर किया गया। हायर करने के बाद उनको ये कहा गया कि जी तमाम के जापानीज ऑपरेशन में वो तमाम के तमाम लोगों की हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद जितने जापान की बाकी सारी के सारी कंपनीज, उन तमाम एम्प्लॉयज़ को जो है वो, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जो है काउंसलिंग दी गई ताकि लोगों को पता चल सके कि वो पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स उनको जो है वो प्रोवाइड की गई ताकि वो जो रेडिएशंस का जो इम्पैक्ट था उसका जो है वो मिनिमम इफेक्ट जो है वो किया जा सके। अब लोगों की ये वेलबींग या लोगों की हेल्थ के बारे में ये चीज़ किसने की? ये चीज़ की एचआर ने। नेचुरल डिजास्टर जो आपके पास होता है वो आपके पास किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर एक सबसे ज्यादा कॉमन, एक सबसे ज्यादा अनफोर्सीन, एक सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट मौजूद है। लेकिन इस एलिमेंट को साथ रखते हुए ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होता है। फिर उसके बाद ये बात उसने कही हुई है कि जी इजिप्ट है, लिबिया है, यमन है, अगर आप इस तरह के कंट्रीज की बात करें तो ये तमाम के तमाम कंट्रीज क्या करते हैं, ये बेसिकली सेफ्टी प्रोसेस के लिए या सेफ्टी मेजर्स के लिए जो है यहाँ से एम्प्लॉयज को जो है वो इवैक्यूएट किया गया, यहाँ से एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया। ओके सद्दाम, अब नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन कर देना, रुक जाओ अभी मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सारी के सारी जो चीजें हैं, ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड जो सिनेरियोज हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर मोर और लेस हर जगह के ऊपर जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं। तो ये जो आपकी चेंजेस होती हैं, इन तमाम के तमाम चेंजेस को ह्यूमन रिसोर्स के एस्पेक्ट से कंट्रोल करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम जो आपके पास है वो ये बनता है कि तमाम के तमाम अपने एम्प्लॉयज को अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल फैक्टर्स को मैनेज करे और एम्प्लॉयज की वेलबींग के लिए काम करे। ठीक है, हम इसको यहीं तक